नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव जुड़ जाइए ताकि अपन वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज का ई बुक पर आधारित जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसका जो है वो 24वां टेस्ट है। और आज अपन जो है वो 23 से 1 से लेके 2400 तक के क्वेश्चनों का है वो टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और आप पहले क्वेश्चन का है वो जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस धातु का ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है? बताइए भाई, निम्नलिखित में से किस धातु का ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है? अपने को पता है उभयधर्मी ऑक्साइड वो होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड वो होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। तो दीजिए जवाब जल्दी से। ठीक है, सोडियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, पोटेशियम होगा या मैग्नीशियम होगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी एल्यूमिनियम जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है कि वो होता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एल्यूमिनियम पर किसकी परत चढ़ना एनोडीकरण कहलाता है? बताइए भाई, एल्यूमिनियम के ऊपर है वो किसकी परत चढ़ना है वो एनोडीकरण कहलाता है? बताइए, एनोडीकरण किसे कहते हैं? जब एल्यूमिनियम पर बॉक्साइड की परत चढ़ती है या नाइट्राइड की चढ़ती है, ऑक्साइड की या सल्फाइड की? दीजिए जल्दी से जवाब। ठीक है, तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं ऑक्साइड, उनका जवाब बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम के ऊपर यदि ऑक्साइड की परत चढ़ती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एनोडीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? बताइए भाई, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या सल्फर? दीजिए जल्दी से जवाब। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो अपने को पता है कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? बताइए भी। अपने को पता है कि सोडियम हमेशा किसके साथ? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। और लोहा जो होता है वो हमेशा किसके साथ? भाप के साथ अभिक्रिया करता है। बताइए कौन सी धातु है वो सिर्फ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या करता है? हमेशा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? बताइए भाई, इनमें से कौन सी धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? लेड, कॉपर, चांदी या उपयुक्त सभी? बताइए, निम्न में से कौन सी धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। ठीक है, इसके साथ आपको एक और याद रखना है, सोना। ये जो धातु होती है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सक्रियता श्रेणी के अनुसार सबसे सक्रिय धातु कौन सी है? बताइए भाई, सक्रियता श्रेणी के अनुसार सबसे सक्रिय धातु कौन सी होती है? पोटेशियम होती है, सोडियम होती है या यूरेनियम होती है या मैग्नीशियम होती है? ठीक है, यदि अपन बात करें सक्रियता श्रेणी की तो अपन कह सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रम होता है। इसमें जो ऊपर धातु होती है वो सक्रिय होती है, नीचे वाली धातु क्या होती है? उससे कम सक्रिय होती है। तो सबसे सक्रिय धातु होती है पोटेशियम। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है और कई बार मैं आपसे पूछ भी चुका हूँ। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? बताइए भी, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? ठीक है, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो क्लोरीन के कक्षक में 2 होते हैं। ठीक है, एल में कितने होते हैं? और 8 होते हैं। और एम के अंदर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको याद रखना है 2, 8, 7 है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2, 8, 7 है वो किस तत्व का है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ठीक है, तो क्लोरीन। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। खनिजों के साथ पाई जाने वाली अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं? बताइए भाई, खनिजों के साथ पाई जाने वाली अशुद्धियाँ क्या कहलाती है? अयस्क कहलाती है, गैंग कहलाती है, सांद्रण कहलाती है या ऑक्साइड कहलाती है? बताइए, खनिजों के साथ पाई जाने वाली अशुद्धियाँ क्या कहलाती है?
ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गेंग। गेंग जो खनिज के साथ अशुद्धियाँ निकलती है प्राकृतिक रूप से, उनको क्या बोलते हैं? गेंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। लोहे को कठोर बनाने में मिलाया जाता है। अपने को पता है कि लोहा प्राकृतिक रूप से क्या होता है? प्राकृतिक रूप से बहुत ही एक अपन कह सकते हैं कि लचीली या एक नरम धातु होती है। लोहा प्राकृतिक रूप से एक लचीली धातु होती है। ठीक है, तो इसको कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? दीजिए जल्दी से जवाब। तो इसमें मिलाया जाता है क्या? कार्बन मिलाया जाता है। जब कार्बन मच जाता है तो लोहा है वो क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। बताइए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अमलगम बनाने के लिए कौन सी धातु आवश्यक है? बताइए भाई, इनमें से अमलगम बनाने के लिए कौन सी धातु है वो आवश्यक होती है, यानी उस धातु की उपस्थिति होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? पारा। यदि पारा किसी भी धातु के साथ यदि मिश्रण के रूप में मिला हुआ है तो उस धातु को उसको क्या बोलते हैं? यदि अपन कह सकते हैं कि जिंक के साथ और पारा मिला होता है तो इसको अपन बोलते हैं जिंक का अमलगम। ठीक है, और अपने को पता है कि लोहा है वो अमलगम नहीं बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पित्तल किन धातुओं का मिश्रण होता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है। बताइए भाई, पित्तल जो है वो किन धातुओं का मिश्रण है? पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तांबा और जिंक। जो विद्यार्थी तांबा और जिंक जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एक कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? बताइए भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से बता दीजिए एक कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? अपने को पता है प्रकृति में कार्बन परमाणु के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं और उसका एक कारण उसकी संयोजकता भी होती है। बताइए। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। जो विद्यार्थी 4 जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यह क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के अंदर 2021 के अंदर अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जल्दी से जवाब दीजिए कि प्रकृति में सबसे अधिक अपने को पता है यौगिक किसके हैं? कार्बन के हैं, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व भी कौन सा हो गया? कार्बन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा हो गया? कार्बन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवन शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? बताइए भी, जीवन शक्ति सिद्धांत है वो किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था, वोहलर ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, या फिर लेवोजिए ने दिया था? बताइए, जीवन शक्ति सिद्धांत है वो किसने दिया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? बर्जीलियस ने दिया था, और इसने ये कहा था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कार्बनिक यौगिकों से ही होता है, लेकिन वोहलर ने है वो अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर जीवन शक्ति सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अकार्बनिक यौगिकों से बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? दीजिए जवाब। अकार्बनिक यौगिकों से बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। दीजिए जवाब। ठीक है, अकार्बनिक यौगिकों से बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के अंदर है वो उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अपने को पता है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो होती है, हाइड्रोजनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर अपने को पता है कि इसका उपयोग जो है वो क्या किया जाता है? वनस्पति तेल से घी बनाने में किया जाता है। ठीक है, वनस्पति तेल से घी बनाने में किया जाता है। तो आप बताइए कि इसके अंदर है वो उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निकल इसका सही जवाब हो जाएगा। जो विद्यार्थी निकल जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ही क्या है? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एल्कोहल के निर्जलीकरण में किस अमल का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई, एल्कोहल के निर्जलीकरण में किस अमल का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो आरआरबी ग्रुप डी 2018 के अंदर आपसे पूछा भी गया था। बताइए, एल्कोहल के निर्जलीकरण में किस अमल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, रासायनों का राजा या कशिश का तेल, इसका उपयोग है वो एल्कोहल के निर्जलीकरण में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए।
एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, सिरका होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने दे रखा है कि कितना प्रतिशत विलयन होता है उसको अपन है वो सिरका कहते हैं। बताइए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 से 4% जो विलयन होता है उसको क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अपमार्जक में कौन सा लवण पाया जाता है। अपने को पता है कि साबुन जो होता है वो कठोर जल में अच्छा परिणाम नहीं देता है, लेकिन अपमार्जक जो होता है, ठीक है, डिटर्जेंट जो होता है वो कठोर जल में अच्छा प्रमाण देता है। इसलिए अपमार्जक में बताइए कौन सा लवण पाया जाता है। ठीक है, अमोनियम सल्फोनेट या अमोनियम और सल्फोनेट दोनों या फिर कैल्शियम, दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी दोनों जवाब दे रहे हैं अमोनियम और सल्फोनेट, उनका जवाब क्या है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत कब दिया था। बताइए भी, डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत है वो कब दिया था। अपने को पता है डोबेराइनर ने 3 त्रिक दिए थे और डोबेराइनर ने ये कहा था कि बाहर वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत जो होता है वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप बताइए डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत कब दिया था। तो जो विद्यार्थी 1817 जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, और आपको ये भी याद रखना है कि डोबेराइनर ने 3 त्रिक दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के समय अंतिम तत्व कौन सा था। बताइए, अपने को पता है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है वो कहाँ तक, कैल्शियम तक लागू होता था, और न्यूलैंड के समय 56 तत्व ज्ञात थे। अब आप मुझे ये बताइए कि न्यूलैंड के समय है वो अंतिम तत्व कौन सा था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर है वो पूछा जा चुका है। बताइए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा थोरियम जो है वो न्यूलैंड के समय क्या था, अंतिम तत्व था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे। ठीक है, अपने को पता है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। और मेंडलीव, इनका पूरा नाम था डमित्री इवानोविच मेंडलीव, और ये रूस के वैज्ञानिक थे। अब आप मुझे ये बताइए कि इनके समय है वो कितने तत्व ज्ञात थे। 56 थे, 62 थे, 63 थे या फिर 64 थे। बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सजीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रक्रम क्या कहलाते हैं। बताइए भी, सजीवों को जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं, या फिर परिसंचरण बोलते हैं। दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, और मैं आपको बता दूं श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण ये क्या होते हैं, जैव प्रक्रम ही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है। इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपने को पता है कि ऑक्सीजन एकमात्र प्रकृति में प्रक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। बताइए, ऑक्सीजन का निर्माण जो होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका प्रकाश संश्लेषण, और होता किससे है, तो वो होता है जल से। अपने को पता है कि क्लोरोफिल के अंदर क्या है कि जो जल होता है, जो भी रासायनिक प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है क्लोरोफिल में, तो जल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। बच्चों में दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है। इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे दीजिए कि बच्चों के अंदर है वो दूध का पाचन है वो कौन सा एंजाइम करता है। कैसिन करता है, पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, या फिर रेनिन करता है। बताइए। ठीक है, तो अपने को पता है कि कैसिन तो क्या होती है, एक दूध प्रोटीन होती है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, कैसिन होती है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन क्या करता है, आमाशय के अंदर वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल पेप्टाइड के अंदर बदलता है, और ट्रिप्सिन जो है वो छोटी आंत के अंदर है वो किसके, छोटी आंत के अंदर है वो प्रोटीन को किस में बदलती है, अमीनो अम्ल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेनिन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अपना 2400 क्वेश्चन है वो क्या हो चुके हैं, पूरे हैं। ई बुक पर आधारित कल अंतिम टेस्ट होगा 2525 क्वेश्चन तक, 2401 से लेके 2525 क्वेश्चन तक होगा। आगे की जो योजना होगी वो मैं आपको कल बता दूंगा। तो जितने विद्यार्थी हैं जिनके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर है वो बता ही देने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।